बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए मंजिल तो समंदर की तलाश करो। पैट 2022 का क्वेश्चन पेपर है और जो बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं उनके लिए ये पेपर सोने पे सुहागा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से लिए गए होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे वो जीके का हो, जीएस का हो, हिस्ट्री का हो, आंदोलन का हो, रीजनिंग का हो, मैथमेटिक्स का हो, किसी भी चीज़ का हो, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन 2025 एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, ना माने आप देख लेना। चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है मेरा, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? क्वेश्चन फर्स्ट है ताम्रपाषाण युग में। ठीक है, ताम्रपाषाण युग में चेक कर लो और इनके आंसर अपने दिमाग में बिठा लो बेटे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आएंगे इस बार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? राजगीर। ऑप्शन 4 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर है तो केवल आंसर की ही यहाँ पे मिली है आपको। ठीक है, बाकी ऑप्शन हटा दिए गए हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे। क्वेश्चन 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? यानी कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जरा ध्यान से पढ़ते रहना, देखते रहना, समझते रहना। जो इम्पोर्टेंट लगे उस फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि यही एक पढ़ने का तरीका होता। संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा यानी कि पित्रा दुरा यह बोलते हैं इसको, यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। अरे यार, शाहजहां। ठीक है, पूरा ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर मुगल यानी कि सम्राट, ठीक है लाइन पे ध्यान देना, मुगल सम्राट का शासक था। कौन सा शासक था? जहांगीर था या अकबर था? जल्दी बताओ मुझे, कमेंट करो फास्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। विनोबा भावे। ये क्वेश्चन पेपर लग तो आपको इजी रहा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देने बैठोगे ना तो छोटे क्वेश्चन भी बड़े बड़े लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अधिकांश क्वेश्चन जो बताऊँगा वही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? और उनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, चट्टोपाध्याय। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? भाई फ्रांसीसी क्रांति, याद कर लो ठीक से। ठीक है, टिक लगा लो क्वेश्चन पेपर में। सरकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा गया, अदर पेपरों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन 10 है हमारा, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? चलो दिल्ली किसने दिया? सबको याद होना चाहिए। जिस तरह से महात्मा जी ने करो या मरो का नारा दिया, उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का नारा दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। अरे माउंट एवरेस्ट का नाम तो आपने सुना होगा, भले ही आप ना गए हो, गया तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन नाम मैंने भी सुना। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो भैया नेपाल और तिब्बत के बीच। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा दो, नेपाल और तिब्बत के बीच, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताओ। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से आगे है 5.5 घंटे। ठीक है, चलिए 5.5 घंटे पढ़ेंगे इसको, 5 सही 1/2। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ,
ये जो मेरे पास 14 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को निम्नलिखित करने वाले यानी कि 5 दूनी 10 11/2 ठीक है प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता, ठीक है, पानी की उपलब्धता। ओके, क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भाई ये जो बिहार का शोक कहा जाता है ना, ये कोसी नदी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, याद कर लो ठीक से। ओके ओके ओके, चलिए आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत की, ध्यान देना क्वेश्चन 16, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ठीक है। इन क्वेश्चन के ऑप्शन को दिमाग में फंसा लो, ठीक है, पढ़ के जाना, पेपर में पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। कभी कहोगे सर ने बताया ही नहीं, तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। भाई प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? अरे यार यह सभी, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों दे रखे होंगे, उसमें से लास्ट ऑप्शन होगा चौथा, यह सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ओके, अच्छा 19वां है मेरा, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? सिडबी एक वाणिज्य बैंक नहीं होती, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भाई राज्यों का मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता। किसकी? भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों का मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है भाई, मुख्यमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है भाई। अच्छा, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? किसके पास है? किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? जल्दी बताओ। तो यार एक ही चीज़ है ऐसी, वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन 23 आ गया हमारा, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला छोटा सा क्वेश्चन, आराम से कर दोगे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? किसके अधीन है भाई? गृह मंत्रालय के अधीन है। रट लो, दिमाग में फंसा लो, थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद में पेपर देने जाना। थ्योरी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन थ्योरी से निकालता। ऐसे मान लो ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, और इसी प्रैक्टिस सेट से आपके अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 24 है हमारा, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को, ठीक है। ओके, देखो यार कितने खतरनाक क्वेश्चन पूछे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? अनुच्छेद 124, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 मैंने लिया है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो साइंस का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आपसे पूछता है। उसमें पूछा कि तारों का जो रंग होता है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर डिपेंड करता है, सबको पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो यार वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़िया को, जो हमारे फेफड़ियाँ होते हैं ना, फेफड़े, उनको प्रभावित करता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इसके अलावा 3 रेशे और नाइलॉन 6 हो गया, चाहे नाइलॉन 6 हो गया, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, नॉट नेचुरल फाइबर। तो उनने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नाइलॉन इज अ राइट ऑप्शन। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति सबको पता होना चाहिए, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 31, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन पूछता, बहुत बढ़िया बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा 5 यानी कि 5, ठीक है, 0.21 मल्टीपल 6.32 माइनस के 2.9272। तो पहले मल्टीप्लाई करो, और जब मल्टीप्लाई करके जब घटाओगे ना 2.9272 को, तो हमारा 30 आंसर इसका मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन 22 आ गया। ओके सर, 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर, ठीक है, सोल्व करो, 100 आंसर्स का मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। कुल 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं हमारे। 40% व्यक्ति समाचार
पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया काशीनाथ। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? आय हाय आय हाय, बहुत शानदार क्वेश्चन। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? 20%। दैट्स द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 5 परिणामों का औसत 46 है, तो पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम क्या है? 50 है। अब आपका दिमाग घूम रहा होगा, सर सोल्व कैसे करें, हमें सोल्व करना बताओ। यार सोल्व करना बताऊंगा, समय काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अपनी बुक उठाओ। अरे अब तक क्या पढ़ा आपने? अब तक जो पढ़ा है ना, निकालो अपनी मैथमेटिक्स यानी कि प्रारंभिक गणित निकालो और वहाँ से क्वेश्चन ढूंढो, मिल जाएंगे सारे के सारे। चलिए, अच्छा रूट वाला क्वेश्चन आ गया। रूट 29.8116 प्लस अंडर रूट 77.4 का कितना आएगा? कितना आएगा? कितना क्या आएगा? 14.26 इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन हमारा 36 है हिंदी का। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महा प्लस ऋषि इज ए राइट ऑप्शन। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अच्छा, भेद सही नहीं है, तो यार 4 ऑप्शन होंगे, अवलम, अविलम, अधर और विलोकित इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, 38वां नंबर बताओ जरा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अरे यार, सभी शब्द पर्यायवाची हैं तो 3 ऑप्शन और होंगे, उसमें से राइट ऑप्शन पार्वती, रुद्राणी, भवानी। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा, ख्याली पुलावा पकाना मुहावरे का अर्थ है। यार मुहावरा बड़ा बुरा पूछा, पहली बार मुहावरा सुन रहा हूँ मैं ये। ख्याली पुलाव पकाना, ओह भाई गॉड। अरे हाँ यार, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आराम से इस मुहावरे का अर्थ निकाल लोगे। ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बातों की कल्पना करना, ठीक है। और वैसे तो कोई असंभव नहीं होती, एक बार कल्पना कर लो, ठान लो तो करके मानना। अच्छा, अब पहले ना ये पैसेज पढ़ो एक, ठीक है, इंग्लिश का। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 एंड 42, ठीक है। पहले पैसेज पढ़ो और जब आप पैसेज पढ़ लोगे तो अब तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देना है 41-42 का, ठीक है। ओके सर। वाज कैरोलिन्स ब्रोदर एंड आउटडोर टाइप, 5 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नो, ओके। वाई वर द स्क्वाड्स कोलेक्टेड फॉर बेथिंग? गिव सिनोमी फॉर द वर्ड पार्शियल इनकम्प्लीट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, चूज द करेक्ट एंटोनियम डिसअपॉइंट, तो यह है सेटिस्फाई, ठीक है। चलिए हटाता हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन 45 है हमारा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड, या फिर और है कंप्लीटिंग डिक्शनरीज। जल्दी बताओ बेटा क्या ऑप्शन होगा इसका? लेक्सिकोग्राफी, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 46 है हमारा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। अरे वाह बेटे वाह। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी। क्या निकल कर आया संबंध? पत्नी का। अच्छा, 47वां असंगत अलग करें। फाइंड ऑड नंबर आउट। जो ऑड नंबर है ना उनको अलग कर दो आप। यानी कि कितना है मेरे पास? 8, 2, 7, 6, 4, यानी कि 100, 125, 216, 343, तो राइट ऑप्शन इज 100, ठीक है। तो यह है तुम्हारे पास असंगत अलग करें। तो 8, 27, 64, 125, 200, 343, तो 100, ठीक है, राइट। अच्छा, 48वां क्वेश्चन है हमारा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? शुक्रवार। हल करो, कैलेंडर का क्वेश्चन है, रीजनिंग में आ गए हम लेके। अच्छा, क्वेश्चन 49 है हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो, कथन पढ़ लो बढ़िया करके, कर दोगे सब। देखो, सभी किताबें पेपर हैं, ध्यान देना, सभी
जितनी भी किताबें हैं वो सब पेपर है, और उसमें से कुछ पेपर जो है ना वो जर्नल है। इसका मतलब है जर्नल सभी किताबें होंगी, और कुछ जर्नल जो हैं वो कैलेंडर हैं। तो मतलब कैलेंडर क्या होंगे, वो भी कुछ किताबें होंगी, सिंपल सी बात है। चलिए मैं देखता हूँ आगे। तो निष्कर्ष क्या निकला, कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जल्दी बताओ बेटा कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन। पढ़ो निष्कर्ष, निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, राइट राइट, जल्दी बताओ बेटे इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। यानी कि स्टेटमेंट दे रखा है हमें इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस, तो राइट ऑप्शन इसमें से किसी पे टिक नहीं दे रखा भाई यहाँ। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, यदि नॉर्मल को आप लिख सकते हो इतना के रूप में कोडित किया जाता है तो गेदर का कोड क्या है। ठीक है, तो ये होगा TBGRFH। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया। इज़राइल। अरे यार इज़राइल बड़ा कूदा फिर रहा भाई। अभी हाल ही में ईरान और इज़राइल के युद्ध में जो है ना, ईरान ने बड़ी बुरी तरह से इज़राइल को मात दी है, कुछ मिसाइल छोड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इज़राइल। ठीक है, इज़राइल कोका कोला सबसे बड़ा ब्रांड है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सेकेंड VX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुजरात में। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। चीन ने। लेकिन आपके लिए तो ये सब जीके में आ गए। ठीक है, ध्यान देना, अब ये जितने क्वेश्चन है आप 2025 में पेट का एग्जाम देंगे तो 2022 के हों, 2023 के हों, 2024 के हों, या फिर 2000 तुम्हारे पास 21 के हों, पेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए ना वो सब आपके लिए आप जीके में आ गए, जितने भी उनकी करंट अफेयर्स होगी। ओके, अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। भाई कोलकाता में किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लपेटे जाओ जहाँ से जितना मिले। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ठीक है, स्काईलाइट में। ओके राइट राइट। अच्छा क्वेश्चन नंबर मेरे पास है और होना काफ़ी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। मुंबई से अहमदाबाद तक। ठीक है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। मुंबई से अहमदाबाद। ओके, अच्छा क्वेश्चन 57 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो है भाई अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, और वो शुरू किया गया था संस्कृति मंत्रालय। अच्छा क्वेश्चन 58 पे एक नज़र लगाओ, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की। IIT मद्रास। एम राइट। ओके, अच्छा क्वेश्चन 59 है मेरा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अमित शाह। अमित शाह ने अभी प्लेन क्रैश में एक बयान दिया है, बड़ा गलत बयान दिया है। ठीक है, जितने लोग मरे उनके लिए इतना गलत बयान दिया, अगर आप सुनोगे तो कहोगे यार ये क्या नेता है, समझे आप। तो क्वेश्चन नंबर 60, वैसे भी ये जब भी बयान देते हैं विवाद में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। गोवा। ये तो पता ही है सबको, ये पिछले 2021 में भी सेट में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। UAE। ठीक है, क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगेरियन और फोरिंट। ठीक है, हंगेरियन फोरिंट। क्वेश्चन 63 है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश। यार ये क्वेश्चन बड़े पेचीदा होते हैं, ये तुम्हें लग इजी रहे हैं पर होते बड़े मामला पेचीदा। ठीक है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है 25 साल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में 65 में लेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है, इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके, बस एक बार इस क्वेश्चन पेपर पर नज़र लगाना। ठीक है,
और उसके जो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है ना, अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फंस जाएंगे। आप आगे आगे बोलोगे कि यार ये क्वेश्चन भी हमसे आता है, ये क्वेश्चन भी हमसे आता है। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके लिए। जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो तो एक्सपीरियंस वाले हैं ही। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। नाम तो बड़ा शानदार है यार, माजुली द्वीप। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 67 है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ओके। 68वां आ गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे यानी किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, राइट ऑप्शन 69 में का स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 70 है मेरा, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? फुल फॉर्म बतानी है आपको। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अच्छा, अब हमारा आ गया एक क्या आया हमारा अनुच्छेद। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े यानी कि पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर दीजिए। पहले ऐसे पढ़ लो, ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। अब इनमें से ये क्वेश्चन आपसे निकालना शुरू कर देगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा। अब जरा बताओ बेटे, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? पहले इस अनुच्छेद को अच्छे से तैयार कर लो, मतलब पढ़ लो। पढ़ लिया? अब समझो, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, टाइम भी आपके पास इतना नहीं है। आपको उसमें रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ग्राफ के भी सोल्व करने होते हैं, तालिका के भी सोल्व करने होते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम बर्बाद मत करना, एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद आप इस सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा दी जाने से सकते हैं। 73वां, साहित्य क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, ये ध्यान देना। कभी सोचो कि यार क्या बवाल है ये। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज, क्योंकि जिसके बारे में वो टाइटल दे रखा होता है ना, वही उसका टाइटल होता है। 75 में आ गया, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? यानी कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? ओके, कैसे परिपूर्ण करता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। पढ़ लेना आप बढ़िया करके अनुच्छेद, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यह आ गया हमारा निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर दीजिए। चलिए, पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ो से करके जल्दी। पढ़ लिया? पढ़ो, रोक के वीडियो रोको और पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। चलो पढ़ लिया? आप क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है आपको। 76 में देखो, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, और इस मार्ग पर चलकर अत्यंत कठिन है, यानी कि चलना अत्यंत कठिन है। अच्छा, क्वेश्चन 78 है हमारा, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सभी 3 ऑप्शन होंगे ऊपर, तीनों के तीनों सही हैं। 79, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रयुक्त हुआ है? क्षणभंगुर, राइट ऑप्शन क्षणभंगुर। ठीक है, ओके सर। अच्छा, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंत्य विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। अब देखो 20 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। अब इनमें से 10 क्वेश्चन आपके ग्राफ के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके तालिका के होंगे। चलिए देखते हैं। 81 से 85 तक निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। पहले तालिका पढ़ लो। 2011 में वेतन 300 रुपये था, ईंधन तथा परिवहन 100 रुपये था, बोनस 2 रुपये था, और ऋणों का ब्याज जो था ना वो 13.4 था, कर जो था 85% था, जो जितना भी है 85 वगैरह है। ओके, चलिए अब हमसे कह रिया है 2012 में इतना था, 2013 में इतना था, 2014 में इतना, 2015 में इतना। अब बेटे आपको 81 से 85 तक
इस तालिका को देख के ऑप्शन बताने हैं। ठीक है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? 26.66 लाख। कितनी हाई राशि है यार। अच्छा, क्वेश्चन 82 है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत होगा? 0.6% होगा। चलिए क्वेश्चन 83 हम देख लेते हैं। 2011 में इन सभी मदों पर कुल ब्याज 2015 में कुल ब्याज का लगभग कितना प्रतिशत था? 68.33% था। अच्छा सर, 84 में आ गया, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल ब्याज कितना था? 738.44 लाख था। अच्छा, क्वेश्चन 85 आ गया, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल ब्याज और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल ब्याज के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग में है 109:151। चलिए आगे देखता हूँ। क्वेश्चन 86 से 90, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी। अरे वाह, क्या बेचनी थी या चलानी थी? एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। यार इसका काम बढ़िया भाई है, इनने बहुत बढ़िया काम चलाया अपना। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, चलो 86 से 90 तक। अच्छा, अल्टो है, इनने एक अल्टो खरीदी, एक स्विफ्ट खरीदी, टियोगा खरीदी, मिनी खरीदी और क्विड खरीदी। और प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा इतनी है और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय इतना है और कार का माइलेज भैया इतना है। ठीक है, चलो 86वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियोगो की औसत गति का अनुपात क्या है? 25:16। ठीक है, निकालो, कैसे निकालते हो? आपने तालिका पढ़ रखी है। अच्छा, नया क्वेश्चन है हमारा, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन 87 है, अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है और अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। 0 घंटा। इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर 0। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो वाला हिसाब है। अच्छा, क्वेश्चन 88 फिर आ गया। यही क्वेश्चन तो दिमाग घुमाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर दोगे आप, दिमाग फंस जाए, पर ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में दिए गए समय में अनुपात ज्ञात कीजिए। राइट ऑप्शन 56:99। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। 61 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन 90 हमारा आ गया। 10 दिनों के दौरान टियोगो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? 18:25। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 91 से 95 तक। भैया निर्देश पक्का पढ़ना। निम्न आरेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कंपनी छोड़कर गया। वर्ष 2000 के दौरान और 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। ओके, चलो जूम करके देखते हैं। ध्यान देना, कर्मचारियों की संख्या, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000। कोई कर्मचारी छोड़कर नहीं गया है और ना कोई नया आया है। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आप पहले क्वेश्चन नंबर देख लें। 91वां क्वेश्चन देखते हैं। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, देख लिया आपने? ठीक है, देख लिया तो 5000 थी। अच्छा, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? जल्दी बताओ बेटे। राइट ऑप्शन में लेता हूँ इसका 2002। ठीक है, लगा दो, टिक लगा दिया मैंने। अच्छा, क्वेश्चन 93 दिख रहा है ये वाला। ठीक है, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई?
1% की। अच्छा 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? 96.15%। देखो ये क्वेश्चन वही सोल्व कर पाएगा जिन्होंने तालिका के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, इसलिए तालिका के क्वेश्चन पढ़ लो। नहीं पढ़ा है यूट्यूब पर जाओ, सर्च मारो, ठीक है, UPSSC पेट एग्ज़ाम 2025 तालिका क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। टेबल क्वेश्चन डाल दियो, टोटल टेबल वाले लेक्चर निकल कर आएंगे, अच्छे से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की मैं बात करता हूँ। दी गई अवधि, ठीक है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना था? 9:13 था। अच्छा ठीक है भाई, मेरे पास 5 क्वेश्चन और रह गए। क्वेश्चन 96 से 100 ये आ रखा हमारा दंड आरेख, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ द वार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इसके आधार पर आप क्वेश्चन दो। ये तो कंफर्म क्वेश्चन है, जब आपको पता है कि पेट में तालिका ग्राफ और के क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं तो छोड़ना क्यों? जहाँ से ये पता है कि यार यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन है तालिका के और तुम्हारे पास ग्राफ के, ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लो। चाहे आपको 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, तैयार कर लो, आपके कम से कम 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा। अच्छा एक बार इसको ना जूम करके देखते हैं, कहना के चाह रहा है ये। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में इतना है, वर्ष नीचे दे रखा है 2011 में 40, 55, 75, 60, 80, 65, 90 और उत्पादन लागत में, ठीक है। अब ग्राफ किस किस से देखना आता है, एक हाथ खड़ा करो अपना, कर दिया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 20% थी, ठीक है। देखें ज़रा एक बार कितनी थी 2013 से 2014, 75, 60, ठीक है। कितनी गिरावट आई है? 80, 60, ठीक है, 75%। कितनी थी? 20%। 2015 और 2016, चलो 15 और 16 ढूंढो। 80, 65, ठीक है, राइट, 80 पे 65, लगभग 60 से ऊपर है। चलो 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? 2012 और 2017 के, ठीक है, 2012 और 2017 के 55, ठीक। चलिए आगे मैं देखता हूँ। क्वेश्चन 98 है हमारा। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 137.5%। चलिए 99 में क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 2017 में। देखें ज़रा एक बार, क्या बात बिल्कुल सही है? 2017 का ग्राफ देखें, 2015, 2016, 2017, 90, ठीक, राइट। आगे बढ़ाते हैं। अच्छा 99 में क्वेश्चन आ गया हमारा, अरे हाँ 100 क्वेश्चन आ गया हमारा। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है? 4 का, ठीक है, ओके सर। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। 2022 का पेट एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिया। आंसर आपको दे रखे हैं, ऑप्शन देखने हैं, आंसर चुनने हैं और सही आंसर पे टिक लगा के आना, गलत पे टिक मत लगाना, ठीक है। जो आंसर आपको आते हैं वही लगाना, और लग रहा है कि उसका ऑप्शन ये वाला होगा, अब टिक लगा देना, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।